हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं एक स्कीम्स के बारे में जिसका नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक रिटायरमेंट प्लान है और इसमें हमें कई प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स भी, लेकिन इस स्कीम्स को लेकर के लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, कितना हमको इन्वेस्ट करना होता है, क्या केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही इस खाते को खुलवा सकता है या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी इस खाते को खुलवा सकता है, रिटायरमेंट पे हमें कितना पैसा मिलेगा, ये सारी डिटेल मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं एनपीएस होता क्या है। तो नेशनल पेंशन स्कीम, जैसा कि इसके नाम में ही पेंशन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्योर रिटायरमेंट प्रोडक्ट माना जाता है। इसमें हमको दो प्लान मिल जाते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 प्लान में हम पेंशन का प्लान होता है और टीयर 2 जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। जैसा कि पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जीपीएफ मिला करता था, वैसे ही काम करता है आज का टीयर 2 प्लान। और जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिला करती है, वो काम करता है हमारा टीयर 1 अकाउंट। इन दोनों प्लान के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस को जो रेगुलेट करता है वो होता है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटीज। जैसे हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए रेगुलेट करता है और बैंकिंग सेक्टर को सेबी रेगुलेट करता है, उसी प्रकार हमारे नेशनल पेंशन स्कीम को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। यहां पर हमारा पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में लगाया जाता है। अगर आपने एक बार पेंशन प्लान ले लिया जो कि एक रिटायरमेंट प्लान है, तो इसके रिटायरमेंट्स पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। यहां पर आप कुछ पैसा लमसम में ले सकते हैं, बाकी कुछ पैसे की आपको पेंशन लेनी पड़ेगी। ये तो ही नेशनल पेंशन स्कीम्स के बारे में बात। अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है वो ये है कि यहां पर हमको रिटर्न थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं कंपेरिजन टू पीपीएफ, ईपीएफ और हमारा फिक्स डिपॉजिट से। दूसरा इसका जो बेनिफिट्स है वो ये है, यहां पर हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है ट्रिपल ई का, यानी कि एग्जाम, यानी कि हमारे जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उस पर जो भी रिटर्न मिलता है उस पर हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तीसरा इसका है 80C के तहत हमको इसमें टैक्स रिबेट भी मिल जाती है, यानी कि हम कुछ 50,000 रुपए के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते। अब हम जानते हैं कि हमारा पैसा ये मैनेज कौन करता है। तो हमारा पैसा ये मैनेज करते हैं पेंशन फंड मैनेजर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनका पैसा जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं वो है एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई। और जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय होते हैं उनका पैसा मैनेज करते हैं इनके अलावा भी कुछ और लोग, जैसे एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई के अलावा हमारा एचडीएफसी, आईसीआई प्रूडेंशियल, बिरला सन लाइफ और रिलायंस। तो ये सब आपके फंड मैनेजर हैं जो आपका पैसा मैनेज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और इक्विटी में। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कि आखिर हमारा पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है सबसे पहले इक्विटीज में, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब इसके अंदर जो रेशियो होता है वो या तो आप डिसाइड कर सकते हैं या फिर आप ऑटो चॉइस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक्टिव चॉइस के अंदर सब्सक्राइबर खुद एलोकेट करता है कि उसको कितना पोर्शन इक्विटी में रखना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रखना है और कितना उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है। इक्विटी एलोकेशन में आप केवल मैक्सिमम 75% ही पैसा अपना रख सकते हैं, बाकी का 25% पैसा आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में व 25% पैसा आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना होगा। यहां आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप अपने इक्विटी के पोर्शन को मैक्सिमम 75% तक रख सकते हैं और बाकी का 25% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं। बट अगर आप कम रिस्क लेने वाले हैं तो आप 50% इक्विटी में रख सकते हैं और 50% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी अपना पैसा रख सकते हैं। साल में एक बार आप अपना फंड मैनेजर भी बदल सकते हैं और साल में 2 बार आप ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस को भी बदल सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि हमको एनपीएस अकाउंट खोलना कैसे है। तो सबसे पहले
जिस व्यक्ति की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होती है वही व्यक्ति इस खाते को खोल सकता है। इंडियन रेसिडेंशियल भी इस खाते को खोल सकता है और एनआरआई भी इस खाते को खोल सकता है। पहला, आप ऑथराइज्ड बैंक में जाकर के इस खाते को खोल सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन भी इस खाते को खोला जा सकता है। अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके ऑफिस में एक पीओपी हो सकता है, जिसको हम नोडल ऑफिस भी कहते हैं। तो वहाँ पर जाकर के भी आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। पर ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉई की जब ज्वाइनिंग होती है तभी उनसे एनपीएस का फॉर्म भरवा लिया जाता है और आपका अकाउंट खुल जाता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय की बात करें तो आपको पीओपी पर खुद जाना होगा, जहां पर आपको केवाईसी जमा करनी होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आपको एक प्रैन नंबर मिल जाएगा। प्रैन नंबर मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जैसा कि आपका पैन होता है, सिमिलरली ये प्रैन होता है। पैन को जिस प्रकार से आप कहीं भी शिफ्ट करा सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, सेम वैसा ही आप प्रैन को भी करा सकते हैं। अगर आपको एक्टिवेट रखना है अपना खाता तो आपको मिनिमम 500 रुपये का बैलेंस एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करना पड़ता है, वरना आपका खाता डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। अगर आपका खाता बाई चांस डोरमेंट अकाउंट हो जाए, लेट से मान लीजिए आपने 4 साल से कुछ भी रुपया जमा नहीं किया है, तब आपको 2000 रुपये इकट्ठे जमा करने होंगे अपना खाता रीएक्टिवेट करने के लिए। आई थिंक हमें समझ आ गया होगा कि हमें अपना खाता किस प्रकार से खोलना है। अगर आपने एक बार ये खाता खोल लिया तो आप इसमें जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मंथली चाहें तो मंथली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईयरली चाहें तो ईयरली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपको एक गोल बनाकर जरूर चलना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता रहे कि मुझे रिटायरमेंट पर लमसम कितने अमाउंट की जरूरत होगी और कितनी मुझको मंथली पेंशन की उस समय पर आवश्यकता पड़ेगी। एक बार जब आपकी रिटायरमेंट आ गई तब वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला है कि हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 70 साल के लिए। दूसरा, हम इसको डिफर कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो हम इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि हम कितना पैसा निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हम अपने कॉर्पस का 60% पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारा कॉर्पस बना है 1 करोड़ रुपए, तो हम उसका जो 60% हुआ वो हुआ 60 लाख रुपए, यानी कि हम 60 लाख रुपए मैक्सिमम लमसम निकाल सकते हैं और बाकी के बचे हुए 40 लाख रुपए की हमको पेंशन लेनी पड़ेगी, जो कि एक एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट कर लिया जाएगा। ये तो बात कर ली हमने रिटायरमेंट की। पर अगर बीच में आपको कहीं पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उसको कहते हैं पार्शियल विड्रॉल। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आप इसमें से पैसे कुछ निकाल सकते हैं। सबसे पहले, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है आपके घर में तब आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी आप इसमें से कुछ फंड निकाल सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है और आप 30 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उस 30 वर्ष में आप सिर्फ 3 बार ही अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा, कितना, तो आप अपनी कॉर्पस का बना हुआ केवल 25% ही पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, जिसमें अगर आपकी कंपनी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो उस पैसे को भी हटा करके, मान लीजिए केवल आपने अपना 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 20 लाख का 25% ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये तो अभी तक हमने बात करी अपने टियर 1 अकाउंट की। अब हम बात करते हैं टियर 2 अकाउंट की, जो कि एक प्योरली इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। यहाँ पर आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं और कितना भी पैसा इकट्ठा निकाल भी सकते हैं, पर यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। आप इसको म्यूचुअल फंड की तरह भी कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड में हम पैसे जमा करते हैं तो चाहे तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे जमा कर सकते हैं और चाहे आप इस टियर 2 अकाउंट में भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं। अब बात यह आती है इसको हमें खोलना कैसे है। तो सबसे पहली बात, हम इसको तभी खोल सकते हैं जब हम पर पहले से टियर 1 अकाउंट होता है। टियर 1 अकाउंट होने पर ही हम टियर 2 अकाउंट खोल सकते हैं और बाकी की सारी डॉक्यूमेंटेशन टियर 1 अकाउंट की ही होती है।